हेलो बच्चों, वेलकम टू बैक माय चैनल फिजिक्स कॉन्सेप्ट में पढ़ारिया सर। आज हम जो वीडियो लेकर आए हैं उसमें हम डिस्कशन करने जा रहे हैं प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस या सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। ठीक है, चाहे प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम हो चाहे प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम हो, एक ही बात है। ठीक है ना। तो इस टॉपिक में सबसे पहले हम समझेंगे कि प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम होता क्या है। प्रतिरोध जो होते हैं, रेजिस्टेंसेस जो होती है, रेजिस्टर्स जो होते हैं, उन्हें हम श्रेणी क्रम में या सीरीज कॉम्बिनेशन में कैसे लगाते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन को बोलने से पहले समझना है कि श्रेणी क्रम बनाए कैसे जाता है। ध्यान देना, देखिए ना, जैसे ये डायग्राम सामने बना हुआ है, इसमें ये R1 जो है ये पहला प्रतिरोध है। ठीक है, ये दूसरा प्रतिरोध है R2, ये तीसरा प्रतिरोध है, ये तीसरा प्रतिरोध है। और ध्यान देना, पहले प्रतिरोध का ये पहला वाला सिरा है, ये दूसरा वाला सिरा है। दूसरे प्रतिरोध का ये पहला वाला सिरा है, ये दूसरा वाला सिरा है। तीसरे प्रतिरोध का इधर वाला पहला वाला सिरा है, ये दूसरा वाला सिरा है। सिरा मतलब एंड। ठीक है, अब उसमें जोड़ा किस तरह से जाता है, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम में क्या होता है, पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा जो होता है, दूसरा वाला सिरा जो होता है, उसे दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ा जाता है। और दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा जो होता है उसे तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ा जाता है। और अगर इसमें प्रतिरोध और भी लगे होते तो इसी को हम आगे इस तरह से बोलते हैं, और तीसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे को चौथे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ा जाता है, और चौथे प्रतिरोध के दूसरे सिरे को पांचवें प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ा जाता है। इस तरह से क्रम पूरा चलता चला जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम परिभाषा बना सकते हैं कि इस प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम में पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे को दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ा जाता है, और दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे को तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ा जाता है, और अन्य सभी प्रतिरोधों को भी इसी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, अब ध्यान देना, इसके बाद इनको जोड़ने के बाद हमने ये जो श्रेणी क्रम हमारा जो बनकर तैयार हुआ, उसके दोनों जो एंड है, ये दोनों जो एंड है, इनके बीच में हमने एक बैटरी लगा दी है। किसके लिए, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने के लिए। जो वोल्टेज अप्लाई करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, वो यहाँ किसके थ्रू अप्लाई कर रहे हैं, बैटरी के थ्रू। ठीक है, सेल के थ्रू भी कर सकते हैं, बैटरी के थ्रू भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ एक बैटरी लगा दी है, और बैटरी का जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है या टोटल जो वोल्टेज, उसको हमने V सपोज कर लिया है। क्या सपोज कर लिया, इसको हमने V सपोज कर लिया, V। ठीक है, आगे से नेक्स्ट, अब यहाँ से ये तीनों रेजिस्टेंस आपस में कंबाइन होकर के इससे निकलने वाले करंट का अपोज करेंगे। तो ये जो जब कंबाइंड होकर के अपोज करेंगे, तो इस वजह से जो इसके अंदर से करंट निकल रहा है वो ओनली करंट I निकल रहा है, करंट I। ठीक है, तो इन तीनों ने मिलकर के अपोज किया। अपोज करने के बाद भी करंट इससे बाहर निकला, तो जो करंट इससे बाहर निकलेगा वो करंट इन तीनों में इक्वल अमाउंट में फ्लो होगा। ठीक है, जो करंट यहाँ पर होगा वही करंट यहाँ पर होगा, वही करंट यहाँ पर होगा। मतलब प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम में करंट का मान या विद्युत धारा का मान कैसा होता है, एक समान रहता है। ठीक है, जो प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम जो होता है उसमें विद्युत धारा का मान कैसा रहता है, एक समान रहता है। ठीक है, तो R1 में विद्युत धारा का मान I, R2 में भी I और R3 में भी I है। लेकिन विद्युत विभवांतर जो होता है, पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है, विद्युत विभवांतर जो होता है, उसका मान कैसा होता है, अलग अलग होता है। यहाँ विद्युत विभवांतर कितना V1 है, या विद्युत विभवांतर कितना V2 है, और यहाँ विद्युत विभवांतर कितना है, V3 है। टोटल विभवांतर को V माना गया है, टोटल विभवांतर को V माना गया है। ठीक है, अलग अलग जो विद्युत विभवांतर उसको V1, V2 और V3 बना है। ठीक है, जितना करंट बैटरी से निकल के जाता है उतना करंट बैटरी के पास वापस भी आता है। ठीक है, अगर डायग्राम के अंदर हम सिंबल पे ध्यान दें तो सिंबल में देखिए R1, R2, R3, इसमें क्या होती है, तीन प्रतिरोध। ठीक है, यह श्रेणी क्रम में लगे हुए तीन प्रतिरोध है। ये जो R1, R2, R3 क्या होता है, श्रेणी क्रम में लगे हुए तीन प्रतिरोध होते हैं। ठीक है, V1, V2, V3 क्या होते हैं, क्रम से पहले, दूसरे और तीसरे प्रतिरोधों के सिरों के मध्य विद्युत विभवांतर। ठीक है, V1, V2, V3 क्या है, क्रम से पहले, दूसरे और तीसरे प्रतिरोध के सिरों के मध्य विद्युत विभवांतर है। ठीक है, बीच में क्या है, प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम का कुल विद्युत विभवांतर, प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम का कुल विद्युत विभवांतर। ठीक है, इसमें क्या होता है, प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम में या परिपथ में बहने वाली कुल विद्युत धारा, टोटल करंट है, कुल विद्युत धारा है, वो कितनी इसके अंदर बह रही है, वो I है। ठीक है,
इसके बाद में ना इसमें हम एक पैराग्राफ में ये बताते हैं कि इसमें किसकी वैल्यू सेम रहती है, किसकी वैल्यू डिफरेंट होती है। तो प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम में क्या होता है, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम जो होता है उसमें क्या होता है कि विद्युत धारा का मान एक समान रहता है। प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम में विद्युत धारा का मान समान रहता है, लेकिन विद्युत विभवांतर का मान कैसा होता है, अलग अलग होता है, डिफरेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बताते हैं कि प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम में प्रत्येक प्रतिरोध से बहने वाली विद्युत धारा का मान एक समान रहता है, लेकिन प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के मध्य विद्युत विभवांतर का मान कैसा होता है, अलग अलग होता है। क्लियर है? ठीक है, इसके बाद हम क्या नाम है इसमें हम डिस्कशन करेंगे आगे डेरिवेशन। ठीक है, तो इसका सीरीज कॉम्बिनेशन जो होता है उसमें रिजल्ट किस तरह से निकाला जाता है, ध्यान देना। ओम के नियम से, ओम के नियम से, अब ओम के नियम से क्या होता है, V इज इक्वल टू होता है I इंटू आर। ठीक है, पीछे वाले वीडियो में ओम का नियम हमने स्टडी कराया था, ओम का नियम क्या होता है। तो ओम के नियम से क्या होता है, V इज इक्वल टू होता है I इंटू आर होता है। ठीक है, अब यहां से हमें किसको लेके चलना है, इसका जो डिसाइड करना पड़ता है वो यहां से होता है, डायग्राम से होता है कि इसमें किसकी वैल्यू को डिफरेंट बताया गया है, या डिफरेंट बताया गया V1 V2 V3, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है, विद्युत विभवांतर जो होता है उसका मान अलग अलग बताया गया है और धारा का मान समान बताया गया है। तो हमें इन दोनों में से किसी एक को लेकर चलना है, लेकिन किसको लेकर चलते हैं, जिसका मान अलग अलग होता है। मान किसका अलग अलग है, मान अलग अलग किसका है, विद्युत विभवांतर का मान अलग अलग है। ठीक है, तो हम यहाँ से विद्युत विभवांतर को ही लेके चलेंगे, मतलब फॉर्मूले को विद्युत विभवांतर की फॉर्म में ही लेके चलेंगे। ठीक है, तो ये V इज इक्वल हो गया अपना I इंटू आर हो गया। अब ध्यान देना, इसको लगा देंगे पहले प्रतिरोध के लिए, पहले प्रतिरोध के लिए, पहले प्रतिरोध के लिए, पहले प्रतिरोध के लिए क्या होगा, V की जगह हो जाएगा V1, V की जगह V1 हो जाएगा, I सेम है, I कोई चेंज नहीं करना है। ठीक है, R की जगह हो जाएगा R1 हो जाएगा, इसे हमने कर दिया है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसे इसके नीचे लिखेंगे दूसरे प्रतिरोध के लिए, दूसरे प्रतिरोध के लिए, दूसरे प्रतिरोध के लिए। ठीक है, दूसरे प्रतिरोध के लिए इसको बनाएंगे तो यहाँ पर देखिए दूसरे प्रतिरोध के लिए क्या विद्युत विभवांतर V2 माना गया है, तो V1 की जगह V2 हो जाएगा, V2 हो गया। I दूसरे में धारा का मान तो I है, तो हमने I को I लिख दिया है R1। ठीक है, दूसरे का प्रतिरोध देना है R2 है, हमने यहाँ पर R2 लिख दिया R2, ये हमने समीकरण नंबर 2 कर दिया है। ठीक है, इसके बाद में नीचे लिखेंगे तीसरे प्रतिरोध के लिए, तो तीसरे प्रतिरोध के लिए, तीसरे प्रतिरोध के लिए। ठीक है, अब तीसरे प्रतिरोध के लिए विद्युत विभवांतर कितना V3 है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा V3 हो गया V3। ठीक है, इसके बाद करंट धारा तो वही है I है। ठीक है, प्रतिरोध R3 है, तो I इंटू हो जाएगा R3, I इंटू हो जाएगा R3 हो जाएगा। ये समीकरण नंबर कर दिया हमने 3 कर दिया। ठीक है, तो हमने इन तीनों के सिरों के मध्य अलग अलग विद्युत विभवांतर निकाल लिया है, V1 V2 V3 निकाल लिया है। अगर हम पूरे श्रेणी क्रम का जो विद्युत विभवांतर है उसको हम मान लें VS। ठीक है, पूरे श्रेणी क्रम का विद्युत विभवांतर क्या मान लें हम, या उसको V मान लें। ठीक है, या VS मान लें, तो VS बराबर क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 होगा। टोटल विभवांतर निकालने के तीनों को जोड़ना पड़ेगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 करना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान देना, यदि प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम का कुल प्रतिरोध RS, ठीक है, RS S के लगा दिया है क्योंकि श्रेणी क्रम को बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, उसके लिए S लगा दिया। ठीक है, RS हो तब कुल विद्युत विभवांतर, तब कुल विद्युत विभवांतर। ठीक है, अगर हम कुल विद्युत विभवांतर की बात करें तो हम उसको V मान सकते हैं, VS भी मान सकते हैं। तो V इज इक्वल हो जाएगा I इंटू हो जाएगा RS, V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा I इंटू RS। ठीक है, ये कर दिया हमने, समीकरण नंबर कर दिया, इसको 4 कर दिया। क्लियर है, आज में आगे ध्यान देना। देखिएगा कुल विद्युत विभवांतर जो होगा, कुल विद्युत विभवांतर
कुल विद्युत विभवांतर जो होगा, कुल विद्युत, ठीक है, तो कुल विद्युत विभवांतर V बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2 और प्लस हो जाएगा V3 हो जाएगा। समीकरण नंबर 5 बन गया। अब देखिए ना, समीकरण 1 2 3 4 इनके जो मान है वो समीकरण 5 में रख देंगे। समीकरण 1 2 3 4 के मान समीकरण 5 में रख देंगे, ठीक है। तो V का मान कितना आ रहा है अपने पास में, I इंटू आ रहा है RS, और V1 का मान अपने पास कितना आ रहा है, I इंटू आ रहा है R1। ऐसे V2 का मान अपने पास कितना आ रहा है, I इंटू R2 आ रहा है, ठीक है। ऐसे V3 का मान अपने पास कितना आ रहा है, I, ये V3 I इंटू R3 है, तो I इंटू R3 है, ठीक है। I इंटू RS, ध्यान देना, इन तीनों से देखिए ना, तीनों से I कॉमन आ रहा है, तीनों से हमने I कॉमन निकाला, R1 प्लस R2 प्लस R3 बचेगा, ठीक है। तो R1 प्लस R2 और प्लस बचेगा R3, ठीक है। यहाँ पर I से I कैंसिल हो रहा है, ये आ गया इसमें RS इज इक्वल टू आ गया R1 प्लस R2 और प्लस आ गया R3, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आया सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेज, प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम का, वो RS इज इक्वल टू क्या आया, R1 प्लस R2 प्लस R3 आया, ठीक है। अब जरूरी नहीं कि हम इसको RS ही लिखे, हम तो केवल R भी लिख सकते हैं। टोटल जो रेजिस्टेंस है, जो कुल प्रतिरोध है, उसको हम R भी लिख सकते हैं, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। तो प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम का फॉर्मूला क्या हुआ, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 हुआ, ठीक है। इसमें किसका मान समान रहता है, विद्युत धारा का मान समान रहता है। इसमें किसका मान अलग अलग होता है, विद्युत विभवांतर का मान अलग अलग होता है, ठीक है। अगर हम कुछ और पॉइंट पर ध्यान दें, ठीक है, डेरिवेशन डाल लिया होगा सब लोगों ने, ठीक है, नोट कर लिया, ध्यान देना। अब उसमें अगर हम और पॉइंट की बात करें तो प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम जो होता है क्यों बनाया जाता है ना, ऐसे क्या जरूरत पड़ेगी प्रतिरोध श्रेणी क्रम बनाना ही पड़ा है, ठीक है। तो प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम इसलिए बनाया जाता है, कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास कम कम ओम के प्रतिरोध होते हैं, कम मान के प्रतिरोधक होते हैं, ठीक है। तो उसमें कंडीशन हमें ज्यादा चाहिए, और ज्यादा कैसे लेंगे, तो ज्यादा प्राप्त करने के लिए हम उनको श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। जब प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है, ठीक है। तो प्रतिरोध अधिक प्राप्त करने के लिए, प्रतिरोध बढ़ाने के लिए हम क्या बनाते हैं, हम प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम बनाते हैं, ठीक है। तो हमने एक नोट में एक पॉइंट ध्यान दिया कि प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम किस लिए बनाया जाता है, प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए, प्रतिरोध का मान अधिक करने के लिए, ठीक है। इसके बाद ध्यान देना, नेक्स्ट अगर बात करें तो इसमें अभी जो मैं बीच में बताया था कि प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम जो होता है उसमें विद्युत धारा का मान कैसा होता है, एक समान रहता है, और विद्युत विभवांतर का मान कैसा होता है, अलग अलग होता है, ठीक है। और ध्यान देना, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम की एक खासियत होती है कि प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम में जो कुल प्रतिरोध निकल कर आता है वो हमेशा दिया गया सबसे अधिक जो प्रतिरोध होता है उससे भी अधिक निकल कर आता है। जैसे मान लीजिए अपने पास 10 20 30 ओम के 3 प्रतिरोध है, ठीक है। एक हमारे पास 10 ओम का है, एक हमारे पास 20 ओम का है, एक 30 ओम का है, ये 3 प्रतिरोध अपने पास है, और तीनों श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं। अब कुल प्रतिरोध निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। 10 प्लस 20 प्लस हो जाएगा 30, ये आ गया तुम्हारा 60 ओम, 60 ओम आ गया। मैंने अभी क्या बताया था कि इसमें ये टोटल मान निकल कर आता है, कुल जो टोटल जो मान निकल कर आता है वो दिया गया सबसे अधिक जो प्रतिरोध होता है, दिया पहले से जो अपन को दिए हुए 3 दिए हुए 10 20 और 30 दिया हुआ है, इनमें सबसे अधिक कौन सा 30 ओम है, ठीक है। तो टोटल जो मान निकल कर आता है वो सबसे अधिक जो प्रतिरोध पहले से दिया होता है उससे भी अधिक निकल कर आता है, ठीक है। हाँ, जरा थोड़ा इस जगह पे थोड़ा लाइट का फोकस पड़ रहा है, तो यहाँ कहीं कहीं तुम्हें थोड़ा सा देखने में परेशानी आ सकती है, ठीक है। तो उसका कुछ अभी सॉल्यूशन भी नहीं है, तो ठीक है, मैं जो बोल रहा हूँ उस हिसाब से उसको समझ लेना, नोट कर लेना, ठीक है। तो टोटल क्या निकल कर आया, 60 ओम निकल कर आया। तो 60 ओम जो निकल कर आया है वो सबसे अधिक जो वैल्यू पहले से गिवन थी, दी थी, ठीक है, उससे अधिक निकल कर आ रहा है। तो प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम में क्या होता है, कुल जो मान निकल कर आता है वो सबसे अधिक जो प्रतिरोध पहले से दिया होता है उससे भी अधिक प्राप्त होता है, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट देना, अगर प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम में जब प्रतिरोध लगे हुए हैं, प्रतिरोधक लगे हुए हैं, ठीक है, प्रतिरोधक जिसके पास प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध माने रेजिस्टेंस और प्रतिरोधक माने रेजिस्टर्स। जैसे ड्राइव माने चलाना और ड्राइवर माने चलाने वाला, तो ऐसे यहाँ पर क्या है, जिसके पास प्रतिरोध होता है वो प्रतिरोधक होता है, प्रतिरोधक होता है, रेजिस्टर्स होता है, ठीक है, समझना। अब जैसे मान लीजिए क्या हुआ, जैसे हमने एक एग्जांपल लिया कि सेम वैल्यू के जो प्रतिरोध है, ठीक है, वो लगे हुए सीरीज कॉम्बिनेशन में, श्रेणी क्रम में लगे हुए,
जैसे मान लीजिए आर ओम के एन प्रतिरोधक जो है या प्रतिरोध जो है, रेजिस्टेंस जो है वो श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं, तो कुल प्रतिरोध कितना होगा। ठीक है, तो यदि समान प्रतिरोध आर वाले एन प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में लगे हो तब कुल प्रतिरोध, ठीक है, तब कुल प्रतिरोध जो होगा श्रेणी क्रम के लिए वो आर एस इक्वल होगा एन इंटू आर। ये शॉर्ट वाला फॉर्मूला है। वैसे तो आर एस इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री होता है, बट आर एस इक्वल टू एन इंटू आर का यूज कब करेंगे, जब जितने ही प्रतिरोध हमें दिए हो वो सबके मान समान दिए हो। 10 ओम के 50 लगे हुए, 20 ओम के 30 लगे हुए, ठीक है, 5 ओम के 10 लगे हुए, इस तरह से दिया है, मतलब सबका मान समान दिया हुआ है और संख्या दे रहा है और सबकी वैल्यू एक ही दे रहा है। ठीक है, उस कंडीशन में शॉर्ट वाला फॉर्मूला लगाते हैं, आर एस इक्वल लगाते हैं एन इंटू। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन बना दिया कि 50 ओम के 10 प्रतिरोध जो है वो श्रेणी क्रम में लगे हुए, कुल प्रतिरोध कितना होगा। अब 10 लगे हुए तो ऐसा तो करें, ऐसा भी कर सकते हैं, आर इज इक्वल आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री प्लस आर फोर प्लस आर फाइव प्लस आर सिक्स ऐसा चला जाएगा। ठीक है, आर 10 पे चला जाएगा। ठीक है, पर इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, तो हम क्या करेंगे कि हमें आर की वैल्यू 50 ओम दे रहा है, एन की वैल्यू 10 दे रहा है। अब सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम के लिए आर एस इक्वल क्या होता है, एन इंटू आर होता है। सही है, तो एन की वैल्यू 10 है, आर की वैल्यू 50 है, कितना जाएगा 500 आ गया आंसर, 500 ओम आ गया एन इंटू आर से। अगर सबकी वैल्यू सेम दी हो हम ये लगा सकते हैं आर एस इक्वल टू एन इंटू आर। अगर डिफरेंट वैल्यू दे रहा है, अलग अलग वैल्यू दे रहा है, अलग अलग मान दिए हो तो ये लगा देंगे आर एस इक्वल आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। क्लियर है। ठीक है, तो प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम जो है इसके ऊपर आगे कुछ वीडियो में न्यूमेरिकल वाले वीडियो भी बनाए जाएंगे, इसमें न्यूमेरिकल आपके पास दे जाएंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, देखिए जो इसमें इक्वेशन निकल कर आती है, जैसे ये V3 आया, I इंटू R3 आया, ठीक है, V आया, I इंटू RS आया, तो ये सब इस टाइप का यूज न्यूमेरिकल के अंदर होता है। अगर हमें V1 निकालना है तो I इंटू R1 स्टेप बीच में आया था, I इंटू R1 आया था। ठीक है, V2 निकालना I इंटू R2 आया था। तो इसी पैटर्न पर इसमें आगे न्यूमेरिकल जब सॉल्व किया था, तो अगर हमें V1 निकालना है, ठीक है, तो हम I इंटू R1 से निकालेंगे, V2 निकालें तो I इंटू R2 से निकालें, V3 निकालें तो I इंटू R3 से निकालें, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो I इंटू RS से निकालेंगे। अगर RS निकालना है, टोटल रेजिस्टेंस निकालना है तो R1 प्लस R2 प्लस R3 से निकालेंगे। क्लियर है। ठीक है, तो प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम अब क्लियर हो गया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करना।